हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 12 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 मार्च 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। जहां भी रिवीजन पॉइंट्स हो सकते हैं वो रिवीजन पॉइंट भी आपको दिया गया है। एंड तक आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन कंटेंट के साथ करंट अफेयर प्रेजेंट है आपके लिए। शुरुआत करेंगे कल के करंट अफेयर के रिवीजन से, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था अभी हाल ही में क्रिस्टिना प्लिसकोवा जो हैं, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, चेक गणराज्य की, वो मिस वर्ल्ड 2024 के खिताब जीत चुकी हैं। और खसरा और रूबेरल चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया भारत को। इसके अलावा एनएचपीसी लिमिटेड के नए सीएमडी दोस्तों बन गए हैं राजेंद्र प्रसाद गोयल। हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत शक्ति अभ्यास किया है पोखरण रेंज राजस्थान में। विचोम ये 27वां जिला बन गया है अरुणाचल प्रदेश का। इसके अलावा मार्च 2024 में औपचारिक रूप से नाटो का सैन्य गठबंधन में शामिल होने वाला 32वां सदस्य देश बन गया स्वीडन। 31वां बना था फिनलैंड। पीएम मोदी जी ने अभी 23 विजेताओं को पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया है। इंडिया बाय द क्रीक उत्सव आयोजित किया गया दुबई में। और इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित की गई दो भारतीय मूल की महिलाएं जोया अख्तर और अस्मा खान। इसके अलावा पेजर पुरस्कार जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ये अवार्ड जीते हैं रिकेन यामामोटो, जापान के निवासी हैं। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन 1 मिनट में। बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एमजेटी ऐप पर जाइए। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। बिल्कुल फ्री में यहाँ पर पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल फ्री में आपको क्विजेज यहाँ पर मिलेंगी। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप सब जानते हो, दिवस से होता है। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 मार्च को, इंटरनेशनल विमेन जजेस डे। तो विमेन जजेस को प्रोत्साहित करने के लिए या जजिंग सिस्टम में, जस्टिस सिस्टम में विमेन्स को प्रोत्साहित करने के लिए महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। और ये विमेन्स डे के जस्ट 2 दिन बाद मनाया जाता है, यानी 10 मार्च को इंटरनेशनल विमेन्स डे 8 मार्च और 10 मार्च को इंटरनेशनल विमेन्स जजेस डे। क्या आपको पता है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनने वाली हैं? ये बनने वाली हैं जस्टिस वी बी नागरत्ना। ये बनेंगी 2027 में। अभी तक भारत में किसी भी महिला को महिला चीफ जस्टिस बनने का अधिकार नहीं मिल पाया है, हुआ है, मतलब वहां उस पोस्ट तक नहीं पहुंच पाई हैं। हाँ, हाई कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो आप बताएंगे लीला सेठ। और अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश। तो आप बताएंगे फातिमा बीबी, ठीक है ना। फातिमा बीबी जी आगे चल करके राज्यपाल भी बनी। तो महिला न्यायाधीशों के योगदान को पहचानने, इसके अलावा समानता और लोकतंत्र प्राप्त करने के निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। शुरुआत 2022 से हुई थी, ठीक है जी। अब यहाँ पर मार्च महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस हैं, आप रिकॉल कर सकते हो। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया गया। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे। 7 मार्च को जन औषधि दिवस जेनेरिक मेडिसिन। 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। आगे, ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, दुनिया का सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड, ये घोषणा हो चुकी है। इसके विजेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर विनर्स में पूछा जा रहा है बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता। तो बेस्ट एक्टर चुने गए हैं कौन? सिलियन मर्फी। जैसा कि अनुमानित था, एक्सपेक्टेड था। अगर आप हमारी पुरानी वीडियो की क्लिप देखोगे, उसमें भी मैंने बताया था कि भाई देखो, ऑस्कर आने वाला है। ऑस्कर ओपेनहाइमर और उसके जो भी क्रिएटर्स हैं वही ले जाएंगे, पक्का है। क्यों? क्योंकि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो जीतता है, बाफ्टा जो जीतता है, उसी को उठा करके ऑस्कर वाले ऑस्कर भी दे देते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ पिछले 3 से 4 सालों में होता आया है ऐसा ही, ठीक है ना। तो काहे का भाई सबसे बड़ा अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र का, जब आपको वही अवार्ड देना है जो वो लोग दे रहे हैं, तो वही आप उठा करके दे देते हो। तो किस बात का 1 महीने तक का प्रोग्राम चलाते हो कि सबका सबको लिस्ट करें, सबको नॉमिनेशंस दें, वगैरह वगैरह। फिलहाल इस बार का ऑस्कर, ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा सब ले गया कौन? ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर आप सबको पता होना चाहिए, ओपेनहाइमर के ही ऊपर बनी हुई एक मूवी है। ओपेनहाइमर वो थे जिन्होंने परमाणु बम बनाया था और 1945 में वो बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। और उसने
पूरा का पूरा समझ लो कि माहौल ही बदल दिया, पूरा पूरा दुनिया का एक दिशा ही बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हुआ, लेकिन दुनिया में होड़ मच गई परमाणु बम की, न्यूक्लियर बनने की क्षमता वाला, ठीक है ना। तो उसी पर एक मूवी बनी थी ओपेनहाइमर, और उस मूवी को अभी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है। उसी के एक्टर कैलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नहीं, उसी के डायरेक्टर जो हैं क्रिस्टोफर नॉलन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाई हैं एम्मा स्टोन, ये पुअर थिंग्स मूवी के लिए पाई हुई हैं। 96वां इस बार का संस्करण था। इसी को एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड एक ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस बार का इसका 96th एडिशन था और दुनिया का सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ठीक, आगे। अच्छा, सबसे बड़ा अवार्ड से याद आया, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। भारत में दादा साहब फाल्के होता है सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड, और अगर लिस्ट की बात करें तो उसमें नेशनल फिल्म अवार्ड होता है। और अगर संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड पूछा जाए तो आप बताएंगे ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। और अगर पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप पुलित्जर बताएंगे। और अगर वास्तुकला के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड पूछा जाए तो आप प्रिज्जकर बताएंगे। और अगर गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड पूछा जाए तो आप एबल पुरस्कार बताएंगे। और 6 क्षेत्रों में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मेडिसिन, इसके अलावा इकोनॉमिक, और इसके अलावा लिटरेचर, और इसके अलावा पीस, इन 6 क्षेत्रों में अगर सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा जाए तो आप नोबेल पुरस्कार बताएंगे। क्लियर है ना, चीजें याद रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो लचित बोरफुकन जी ये कहां के थे? तो आप बताओगे असम के। असम के ये थे, और अहोम साम्राज्य, एक्चुअली में जो असम है या असम के आसपास के जो भी राज्य हैं अब अलग हो चुके हैं असम से, ये सब असम से ही अलग हुए हैं। असम एक अहोम साम्राज्य का हिस्सा है। अहोम साम्राज्य जब हुआ करता था मुगल के टाइम पर, मतलब कि वो तो बहुत पहले से, मुगल से भी पहले से था। 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं 19वीं शताब्दी तक चला था अहोम साम्राज्य। कहा जाता है कि अहोम साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो अजेय रहता था। मतलब आप सोच लो खुद से कि 13वीं शताब्दी से लेकर के 1200 समथिंग से लेकर के 1800 समथिंग तक, यानी 19वीं शताब्दी तक कोई एक साम्राज्य रहा हो 700-800 साल तक, तो अपने आप में समझो कितनी बड़ी बात है ना। इतना लंबा साम्राज्य रहा था, ना इतना लंबा मौर्य वंश चला है ना गुप्त वंश चला है। अहोम साम्राज्य अविजित रहा। कहते हैं मुगल सेना एक समय, मतलब मुगल सल्तनत पूरे इंडिया पर छाई हुई थी, लेकिन उसे भी खदेड़ दिया था अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बरफुकन ने। लचित बरफुकन जी जो हैं ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे, और इन्होंने मान सिंह की सेना को खदेड़ा था, और एक बार नहीं कई बार मुगलों की सेना को इन्होंने वहां से भगाया था, ठीक है ना। तो अब मुगल की सेना भी यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाई थी। तो इन्हीं की वीरता को पहचानते हुए इनकी एक मूर्ति का अनावरण किया है मोदी जी ने, और सामने आकर फोटो भी खिंचाया है। तो ये 125 फीट ऊंची इनकी प्रतिमा है। अब इस 125 फीट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ी जा रही है ना। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। मूर्ति की ऊंचाई 84 फीट है, और पेडेस्टल जो है, जो नीचे इसका पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई 41 फीट है। टोटल ऊंचाई 125 फीट है, ठीक है। और जानते हो आप दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 282 मीटर की स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उसे भी ध्यान रखना। फिलहाल लचित बोरफुकन के बारे में मैंने आपको बताया, 1228 से 1826 तक अहोम साम्राज्य चला था, उसी के ये प्रसिद्ध वो थे। आगे असम से रिलेटेड जो कुछ प्रमुख क्वेश्चंस आए हैं उनको रिकॉल करेंगे। जैसे अभी काजी नेमू को दोस्तों यहाँ ऑफिशियल स्टेट फ्रूट यानी राजकीय फल घोषित किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आयोजित किया गया, और 8 समझ लो पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ, धीरे धीरे करके सभी जगह पर हुआ था। प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन पूर्वोत्तर का पहला यहाँ पर खोला गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का शुरुआत हुआ। इसके अलावा असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रंजन गोगोई जी को दिया गया, जिसे असम वैभव रत्न कहते हैं। क्या कहते हैं? असम वैभव रत्न। लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, असम वैभव रत्न कहते हैं, असम वैभव रत्न कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए ना रंजन गोगोई कौन है। रंजन गोगोई जी अभी तो वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर हैं, इससे पहले 46वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं रंजन गोगोई। आगे असम के बारे में जानो। असम यहाँ पर है बीच में, ये इसी से सारे राज्य टूटे हैं, तो जब इसी से सारे राज्य टूटे हैं तो सबसे बॉर्डर भी लगता होगा। तो इधर के जितने भी राज्य हैं पूर्वोत्तर के, सबसे बॉर्डर लगता है असम का, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी पार्टी से। गवर्नर दोस्तों हैं गुलाब चंद्र कटारिया, नए बने हैं तो इनका नाम याद रखना है। दिसपुर इसकी कैपिटल होती है। झीलों की बात करें तो यहाँ पर झीलें बहुत हैं,
है ना, और बहुत फेमस फेमस झीलें हैं। डिगबोई झील, ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला तेल का कुआं भारत में यहीं पर डिगबोई झील में ही खोजा गया था। दीपोर बिल, सोनबिल, देहिंग लेक है, और इसके बाद शिवसागर झील है, तमरंगा है, दिघाली पुखरी, चंडूबी, हफलोंग, ये सभी झील हैं। 7 नेशनल पार्क है यहाँ पर। 7 नेशनल पार्क, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रूगढ़, सैखोवा, देहिंग, पटकाई, ये 7 नेशनल पार्क हैं। बिहू नृत्य, भोरताल, खम्बालिम और सतारिया, सातरिया बहुत पूछा जाता है, सातरिया या सतारिया जो भी पढ़ो आप। सातरिया जो लोक नृत्य है ये भी बहुत पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अक्सर रिपीट होता है। ठीक है, 35 जिले हैं, विधानसभा में 126 सीट, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में यहाँ से 7 सीट जाती है। इंपॉर्टेंट पेज है, इसको याद रखना। अगला, मार्च 2024 में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बन गए हैं? देवेंद्र झाझरिया जी। देवेंद्र झाझरिया जी किसकी जगह पर आए हैं? दीपा मलिक की जगह पर। ये पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष होंगे। पैरालंपिक्स जानते हो आप, जो फिजिकली दोस्तों कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है, फिजिकली उनका हेल्थ सही नहीं होता है, वो लोग अगर किसी गेम्स में पार्टिसिपेट होते हैं, खास करके ओलंपिक जैसे, तो उनके लिए अलग से ओलंपिक होता है जिसे पैरालंपिक हम लोग कहते हैं। तो पैरालंपिक्स या पैरा एशियन गेम्स, जो भी एशियन गेम्स या ओलंपिक गेम्स या कॉमनवेल्थ होता है, उसके बाद फिर पैरा एथलीट के लिए होता है। भारत में ये क्या करेंगे? पैरालंपिक कमेटी में ये अध्यक्षता करेंगे। देवेंद्र झझरिया जी बहुत ही बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, 2 बार पैरालंपिक्स में भारत को मेडल दिला चुके हैं, और ये इकलौते ऐसे पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं जो 2 बार गोल्ड दिलाए हुए हैं। आपको पता होगा एक और नाम, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, अब की बार ओलंपिक में वो भी पैरा एथलीट थी, वो भी 2 मेडल जीती थी, लेकिन दोनों गोल्ड नहीं था उनका। आप कमेंट बॉक्स में बताओ उनका नाम मुझे। लेडी थी वो, ठीक है, और ये 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है इकलौते। पीसीआई के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा इनको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, जैसे खेल रत्न इनको मिल चुका है 2017 में, जिसे अब किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। अर्जुन पुरस्कार इनको 2004 में मिल चुका है। पद्मश्री से सम्मानित हैं, और अभी 2022 में पद्म भूषण भी ये प्राप्त किया गया, इनको प्रदान किया गया। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट भी हैं। जितने भी फैक्ट हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा जी, ये तो है पैरालंपिक कमेटी। अगर ओलंपिक समिति की बात करें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, उसके अध्यक्ष कौन है? तो उसके अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा। ठीक है, अगला, ये प्रमुख नियुक्तियां हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद गोयल को भी एनएचपीसी लिमिटेड का सीएमडी बनाया गया। ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी को एनएसजी के नए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के ये महानिदेशक हैं, एनएसजी का एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। एम खानविलकर जो है भारत के नए लोकपाल हैं। एम आर कुमार बैंक ऑफ इंडिया के नए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा एस राजू ये विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में द कॉन्स्पेरेंसी नाम से पुस्तक का अनावरण किया गया। ये पुस्तक किसने लिखी है? द कॉन्स्पेरेसी, ये पुस्तक लिखा है गोटाबाया राजपक्षे ने। गोटाबाया राजपक्षे ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने द कॉन्स्पेरेसी लिखी हुई है पुस्तक। ये वही हैं जो भाग गए थे राष्ट्रपति भवन छोड़ करके, जब श्रीलंका में आर्थिक मंदी का दौर था, भीड़ जो है, जनता विरोध कर रहे थे और घुस पड़ी थी इनके भवन में, तो ये भाग खड़े हुए थे, भाग गए थे मालदीव, और फिर पब्लिक जो है वो घुसी और राष्ट्रपति भवन में जाकर स्विमिंग पूल में खूब बढ़िया से नहा रही थी, सोफे पे बढ़िया लेट करके टीवी देख रही थी इनके राष्ट्रपति भवन में घुस के, है ना, देखे थे आपने वो सिचुएशन, पूरी जनता पूरी भीड़ घुस आई थी। तो वो जो सिचुएशन आई थी उसको इन्होंने अब जा करके अपनी बुक में लिख करके बाकायदे लॉन्च किया हुआ है। इन्होंने सीधा सीधा आरोप मढ़ दिया है वेस्टर्न कंट्रीज पर। अमेरिका उसमें खास है रोल, तो यानी कि कुल मिलाकर के फिर अमेरिका ही आ गया है टांग अड़ाने, यानी कि अमेरिका का नाम सामने आ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में भी आया था इमरान खान ने जो कि किया था। तो अमेरिका जो है ना, मतलब देखो, आप खुद ही देख लो, एग्जाम्पल्स हैं। अमेरिका पाकिस्तान में सत्ता गिराया, इमरान खान थोड़ा सा उनके खिलाफ बोले थे, रसिया में चले गए थे पुतिन से मिलने, उनकी सत्ता गिराया। श्रीलंका में यहाँ पर ये चाइना से ज़्यादा इनके रिलेशन अच्छे थे, चाइना से ज़्यादा सपोर्ट पा रहे थे, तो यहाँ पर सत्ता गिराया। ऐसे बहुत सारे ना जाने कितने देशों में जिनको पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसी करा देता है अमेरिका, और अपने मन मुताबिक वहाँ पर सत्ता में परिवर्तन कर देता है। इसीलिए कहते हैं ताकती बनो।
एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। अगर आप ताकतवर हो तो भी तभी ताकतवर जो देश होंगे वो आपका सम्मान करेंगे, वरना उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल द कॉन्स्पिरेसी ये बुक है, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। श्रीलंका के बारे में बात करें तो जो नीचे लटकता हुआ देश है, जिसे पूर्वोत्तर का मोती भी कहते हैं, तो उसे श्रीलंका वो देश है भारत के नीचे ही है, जो अब मैप में मैं यहाँ पर नहीं लिया हूँ, नहीं दिखा देता। राजधानी श्रीजयवर्धनेपुरा कोट्टी है, मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया होती है। यहाँ के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे वर्तमान के हैं और प्रधानमंत्री वर्तमान के दिनेश गुणवर्धने हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे ये प्रमुख चर्चित पुस्तकें हैं जो भी हाल फिलहाल में आई हैं, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पीएस श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। ये गोवा के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, गोवा के वर्तमान गवर्नर है, सॉरी पूर्व नहीं वर्तमान में है। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ये प्रोफेसर एस डी मुनी ने लिखा है। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी, कर्नल अमित सिन्हा और विजय खरे ने लिखा है। एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी ने लिखा है। और असम्स ब्रेवर हर्ट, लचित बरफुकन, देखिए लचित बरफुकन इनका नाम आ गया, इनके ऊपर किताब अरूप कुमार दत्ता ने लिखी है। तो आप उस क्वेश्चन से इसको भी रिलेट कर सकते हो। अरूप कुमार दत्ता की ये पुस्तक आई हुई है, अभी जिनकी मूर्ति का अनावरण किया गया। आगे यही चीजें इंग्लिश में है। अगला, हाल ही में कहाँ के मास्क निर्माण और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में माजुली जो है ये एक द्वीप है, और खास बात यह है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है, और इसको अभी हाल ही में यहाँ के पर भाई नदी द्वीप है तो कुछ लोग निवास भी कर रहे होंगे, तो ये यहाँ पर जो निवास करने वाले नागरिक हैं वो पांडुलिपि पेंटिंग बनाते हैं और मास्क बनाते हैं। इनका मास्क और पांडुलिपि पेंटिंग जो है काफी फेमस है, और इसको और ज्यादा प्रचलित करने के लिए, और ज्यादा इसकी ब्रांडिंग करने के लिए जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया हुआ है। क्लियर है जी। ये मास्क का उपयोग ये लोग नव वैष्णव परंपरा के पारंपरिक भावना नाट्य प्रदर्शन में करते हैं। सीजीएल वालों के लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, अब की बार तो वेंडर चेंज हो गया है, हो सकता है स्टैटिक और ये सब ना पूछे, नहीं तो आर्ट एंड कल्चर्स ना भर भर के पूछा जा रहा था 3 साल से क्वेश्चन। मैं भी परेशान हो गया था, सब स्टूडेंट परेशान हो गए थे, इतना आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन उठा रहा था एसएससी कि बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत आ गई थी। फिलहाल अब की बार वेंडर चेंज हुआ है, देखते हैं उसमें किस प्रकार का पैटर्न आएगा। जो भी आएगा कभी इस पर एक अलग से वीडियो बना करके डिस्कस किया जाएगा ना कि एसएससी का अब नया पैटर्न क्या होने वाला है। बनाने वाला था मैं, लेकिन 2 दिन से मैं इधर नहीं था तो इसलिए चीजें हो नहीं पाई, लेकिन आगे आने वाले समय में इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो हाल फिलहाल में जीआई टैग मिले हैं उनको देखते हैं। कच्ची खरेक, ये गुजरात का है जिसे जीआई टैग मिला। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी अयोध्या के, जिसको जीआई टैग मिला। रेड आंट चटनी उड़ीसा का, जीआई टैग मिला। लांजिया सौरा चित्र और डोंगरिया कोनसाल उड़ीसा का, जीआई टैग मिला। हस्त निर्मित कालमीन और वांचो लकड़ी का शिल्प अरुणाचल प्रदेश का, जीआई टैग मिला। काला नूनिया चावल, सुंदरबन शहद और कादियाल साड़िया पश्चिम बंगाल का है, जिसे जीआई टैग अभी दिया गया। आगे, वर्ष 2024 में मोबाइल फोन उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत जो है आज के टाइम पर सेकेंड लार्जेस्ट देश है इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट पर है चाइना, ठीक है ना। फर्स्ट पर कौन है तो आप बताओगे, चाइना है। सबसे ज्यादा मोबाइल का प्रोडक्शन चाइना में होता है। दूसरे नंबर पर इंडिया पहुंच गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, इंडिया बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नेशन। तो ये काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। इन्होंने कहा है कि 97% आज के टाइम पर आत्मनिर्भर रूप से भारत मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब अगर 100% मोबाइल यूज हो रहे हैं इंडिया में, तो उनमें से 97% का प्रोडक्शन इंडिया में भी हो रहा है। आपने देखा मुंबई में आईफोन की भी फैक्ट्री लग गई, तो मतलब यहाँ आईफोन भी प्रोड्यूस होने लगा। हालांकि सस्ता होगा या नहीं होगा ये तो अभी तक नहीं हुआ है कुछ पता, लेकिन देखिए 2014 में 78% हम लोग आयात करते थे फोन, आज के टाइम पर 97% हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद ही, है ना। भारत में केवल 3% ऐसे हैं जो फोन मंगाए जा रहे हैं बाहर से। भारत का मोबाइल फोन विनिर्माण 20 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। 10 वर्षों में रिपोर्ट आई है कि 2.5 बिलियन के लक्ष्य के मुकाबले 2.45 बिलियन मोबाइल फोन का उत्पादन किया गया है। ये रिपोर्ट है काउंटर पॉइंट की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BWF फ्रेंच ओपन में, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो देखो इसको जीता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। ये जोड़ी ना कभी निराश नहीं करती है,
सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है पिछले 2 सालों से 3 सालों से। इन्होंने दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है युगल में, यानी कि डबल्स में। ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी ली जे हुई और यांग पो हसुआन, इनको हरा करके खिताब जीता हुआ है। इन्होंने 2022 में इससे पहले जीता था, ये इसका इनका दूसरा है। अच्छा, इन दोनों की जोड़ी को ही दोस्तों अभी 2023 में खेल रत्न मिला था, जिसे हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है जी। आगे, हाल ही में निम्न में से किस प्रसिद्ध महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में सुधा मूर्ति जी को, सुधा मूर्ति ये वही हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सास, ठीक है ना। तो इनको अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। अब आप कहोगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मनोनीत किया, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति के पास क्षमता होती है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करने की। अपनी उसी क्षमता का उपयोग करते हुए अनुच्छेद 80 के क्लास 3 के अनुसार इन्होंने सुधा मूर्ति जी को क्या किया है, मनोनीत किया है राज्यसभा के मेंबर के लिए। सुधा मूर्ति जी के बारे में बात करें तो ये दोस्तों, ये वर्तमान में मूर्ति फाउंडेशन चला रही हैं, मूर्ति ट्रस्ट चला रही हैं, और ये नारायण मूर्ति जी की वाइफ है। नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के फाउंडर एंड सीईओ हैं, तो उनकी ये वाइफ है। साथ ही साथ ये टाटा कंपनी की टेल्को कंपनी में नियुक्त होने वाली पहली महिला इंजीनियर थी। इनका एक स्पीच भी वायरल होता है, मतलब इनकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मोटिवेटिव है। पहली महिला ये इंजीनियर नियुक्त की गई थी, इन्होंने टाटा साहब को ही लेटर लिख करके दिया था। 2006 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है और 2023 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, इनको राज्यसभा में मेंबर नियुक्त किया गया है और आप इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग के किस सदस्य ने इस्तीफा दे दिया है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, चुनाव आयोग में अभी कुछ दिन पहले अनूप चंद्र पांडे जी रिटायर हुए, उसके बाद 2 सदस्य बचे थे, 3 सदस्यीय होता है, और एक सदस्य जिसमें थे अरुण गोयल जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दे दिया। अब बचे कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो, चुनाव आयोग जो होता है वो 3 सदस्यीय बॉडी होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है, उसके अंदर सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, और 2 इलेक्शन कमिश्नर में एक थे अनूप चंद्र पांडे, एक थे अरुण गोयल जी। अनूप चंद्र पांडे का कार्यकाल समाप्त हो गया, मतलब वो रिटायर हो गए, और अरुण गोयल जी बचे थे चुनाव आयुक्त, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी 3 सदस्यीय बॉडी में एक ही सदस्य बचे हैं, वो भी चीफ जो है इलेक्शन कमिश्नर, वो बचे हैं। और समय बहुत ही क्रूसियल है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं अगले महीने से। तो ऐसे समय में देखो चुनाव आयुक्त ही नहीं है, ये मतलब अजीब सी सिचुएशन है। फिलहाल यहाँ पर देखो, राजीव कुमार जो है ये केवल हैं, और अरुण गोयल रिजाइन दे दिए हैं। क्या कारण है क्या नहीं है, ये सब तो वाद विवाद वाली बात है, चल रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के 2 के तहत भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो चुनाव आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। भारतीय चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में भाग 15 में किया गया है। अच्छा जी, यहाँ पर राष्ट्रपति को ये इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, तो इन्होंने इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। अब देखना होगा अगली नियुक्ति कब तक होती है, और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही और कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दोस्तों, जो मैंने ऑफर्स दिए थे वो ऑफर्स में यहाँ पर रेगुलर में रह नहीं पाया था, तो इस वजह से आप लोग को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाया। तो ऑफर्स आज के लिए बढ़ा दिया जा रहा है। जिन जिन लोगों को कोई भी बैच परचेज करना है वो SIV80 कूपन कोड यूज करके, SIV80 बोलो तो SHIV8080, ये कूपन कोड यूज करके किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं 80% डिस्काउंट के साथ। तो एक दिन के लिए मौका आपको दिया जा रहा है, और एक दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है। आप में से जो कोई भी हैं, MJT ऐप पर जा करके हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी वीडियो कोर्स है, बैच हैं, वो आप परचेज कर सकते हो। MJT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। ये कुछ इस्तीफे जो भी पिछले कुछ दिनों में हुए हैं,
जैसे बनवारी लाल पुरोहित जी ने पंजाब के राज्यपाल से इस्तीफा दिया था पद से, हेमंत सोरेन ये झारखंड के मुख्यमंत्री पद से दिए, और क्लॉडाइन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद से दिए, उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक से दिए, अनंत माहेश्वरी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से दिए थे। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 96वां सदस्य देश कौन सा था? तो दोस्तों वो हंगरी था। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? वो राकेश पाल जी हैं। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपका जो भी आंसर होगा, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सिंपली सर्च करना है एमजेटी एजुकेशन। व्हाट्सएप चैनल पर वन लाइनर भेजा जाता है, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप देख करके ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।